नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का होम साइंस क्लासेस विद मोहिनी मैम में। 51 क्वेश्चन आपको बोर्ड पर दिख रहा है और आपको ये भी पता है ये एलटी ग्रेड की प्रैक्टिस है। एलटी ग्रेड मतलब ये अभी हम पुराना पेपर जो है सॉल्व कर रहे हैं। एलटी ग्रेड का कहाँ है अगर बात करें तो यूके का है, मतलब उत्तराखंड का है। ठीक है, उत्तराखंड में आपका एग्ज़ाम है अगस्त में, तो उसके लिए हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। और साथ ही साथ ये होम साइंस के प्रश्न हैं, तो आप किसी भी स्टेट से हों, किसी भी होम साइंस के एग्ज़ाम को आप देने जा रहे हैं, आप सभी के लिए इक्वली बेनिफिशियल रहेगा। तो बिल्कुल भी ये घबराने की आवश्यकता नहीं है कि भाई ये उत्तराखंड का है तो हमारे काम का नहीं है। जितने भी होम साइंस के स्टूडेंट्स हैं सभी इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको और एक चीज़ बताना चाहेंगे, इस समय हमने चैनल पर 2 क्लासेस पर डे अपलोड करना स्टार्ट कर दिया है। एक सुबह मिलती है और एक शाम को 5 साढ़े 5। एक सुबह 8 बजे मिलती है और एक मिलती है 5-6 बजे के बीच शाम को। ठीक है, 5 से 6 बजे तक आपको मिल जाती है क्लास शाम को। ठीक है, तो जो सुबह 8 बजे होती है वो तो एलटी ग्रेड है, जो भी एग्ज़ाम है हम उनकी प्रैक्टिस करते हैं। और जो शाम की क्लास है उसमें अभी हम SCERT क्लास 11th और 12th के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। तो क्लास से जुड़े रहें और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप SCERT पढ़ना चाहते हो तो बहुत सारे वीडियोस पड़े हुए हैं। उसके अलावा भी आपको टॉपिक वाइज प्रैक्टिस मिल जाएगी मैनेजमेंट की, एक्सटेंशन की। आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पर जाएंगे तो बस बने रहिए और चैनल को अपना प्यार और सपोर्ट देते रहिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन 1 को। हल्दी में मिलावट का परीक्षण किस रासायनिक पदार्थ द्वारा किया जाता है? ये आपके एलटी ग्रेड उत्तराखंड का प्रश्न है और ये सभी प्रश्न उत्तराखंड एलटी ग्रेड के हैं। तो 51, अच्छा एक चीज़ और है, 51 क्वेश्चन दिए, इसका मतलब हम 50 क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं एलटी ग्रेड का। 25 कल किए थे, 25 परसों किए थे और 25 हम आज करेंगे सॉल्व। इस प्रकार हम पूरा प्रैक्टिस कर लेंगे। 25 प्रश्न ही होते हैं मेरी क्लास में पर डे, जिससे क्लास छोटी भी ना रहे और बड़ी भी ना रहे हो ज़्यादा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 51 है, हल्दी में मिलावट का परीक्षण किस रासायनिक पदार्थ द्वारा किया जाता है? ऑप्शन दिख रहे हैं आपको। ए है लेड क्रोमेट द्वारा, बी है टैपियोका द्वारा, सी है सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल द्वारा और डी है सैकरीन द्वारा। तो सबसे पहली बात हम अगर करें लेड क्रोमेट की, आपको ये ऑप्शन दिख रहा है, तो ये तो आप जानते हो जो हमारी हल्दी होती है कौन सी वाली, साबुत हल्दी। ठीक है, साबुत हल्दी में रेड क्रोमेट को मिलाया जाता है। साबुत हल्दी में किसको, लेड क्रोमेट को मिलाया जाता है। इससे क्या होता है, कलर जो है काफ़ी अच्छा दिखने लगता है, हल्दी का बिल्कुल येलो हो जाती है। ओके, और साथ ही साथ अगर हम बात करें इसके साथ और क्या, कोलतार रंग आप जानते हो जो कलर होते हैं कोलतार रंग होते हैं, वो भी इसमें लगाए जाते हैं हल्दी में। ठीक है, ध्यान रहेगा। अगर पिसी हुई हल्दी की बात करें तो इसमें कोलतार रंग भी, पीली मिट्टी को का प्रयोग इसमें किया जाता है। ठीक है, अगर पिसी हुई हल्दी में बताएं किसकी मिलावट की जाती है तो कोलतार रंग और साथ ही साथ पिसी हुई पीली मिट्टी की। टैपियोका आपको दिख रहा है बी ऑप्शन पर, ये किस में मिलाया जाता है, गेहूं का आटा हो गया, गेहूं के आटे के साथ साथ रवा हो गई, सूजी हो गई, तो इसमें टैपियोका का आटा मिलाया जाता है। ठीक है, सैकरीन आप सभी जानते हो, सैकरीन कैसा मीठा पदार्थ होता है। तो जो भी शरबत वगैरह होते हैं हम लोग पीते हैं, आजकल तो गर्मी का मौसम है, खूब आप लोग मार्केट जाते होगे और खूब अच्छे से पेल के पीते होगे, तो उनमें क्या होता है, सैकरीन पड़ी हुई होती है। ठीक है, उनमें क्या होता है, सैकरीन पड़ी हुई होती है, चीनी नहीं होती है। सैकरीन कैसी होती है, मीठी होती है। तो ये तो आपको पता चल गया ये जो मिलावट वाले पदार्थ होते हैं कि किसमें क्या मिलाया गया। लेकिन यहाँ पर आपसे बात हो रही है किसकी, मिलावट की नहीं हो रही है, बल्कि मिलावट के परीक्षण की बात हो रही है, और वो भी किसके, हल्दी के। तो सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में जब आप हल्दी को डालोगे तो अगर उसमें मिलावट होगी तो वो चीज़ मतलब इसमें पूछी जा रही है। तो मिलावट का पता कैसे करोगे, तो सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल द्वारा आप क्या करोगे, इसके मिलावट की पता कर लोगे। ठीक है, और शायद मैंने आज ही मतलब कल की ही क्लास में आपसे एक क्वेश्चन भी कराया था, मतलब जो आपका खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम है कब आया। ठीक है, वो आपको बताना है कि PFA कब आया, फूड एडल्ट्रेशन जो है ना, जो आहार में मिलावट या खाने में जो मिलावट की जाती है, वो एक्ट आपको बताना है कब आया। ठीक है, फूड एडल्ट्रेशन एक्ट कब आया ये बताना है हमें कमेंट में। और लागू कब किया गया है ये भी अगर आप बता देते हो, चलो मैं बता देती हूँ, 1 जून 1955 को। ठीक है, 1 जून 1955 को लागू किया गया, ये तो मैंने बता दिया। अब आपको सिर्फ PFA एक्ट बताना है कब आया। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 52 को। ह्यूरिस्टिक विधि के पदों का सही क्रम आपको बताना है। क्या है ह्यूरिस्टिक विधि के पदों का सही क्रम? ए है तथ्यों की खोज करना, परिकल्पना का निर्माण करना, समस्या उत्पन्न करना। बी है तथ्यों की खोज करना, समस्या उत्पन्न करना, परिकल्पना का निर्माण करना,
सी है परिकल्पना का निर्माण करना, समस्या उत्पन्न करना, तथ्यों की खोज करना। डी है समस्या उत्पन्न करना, तथ्यों की खोज करना और परिकल्पना का निर्माण करना। हमेशा ध्यान रखो कि हम जब भी बात करते हैं ह्यूरिस्टिक विधि या रिसर्च में, हम कभी भी या फिर हम मैनेजमेंट में भी अगर हम कुछ मैनेज करने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं कि समस्या आखिर क्या है। ठीक है, तो समस्या सबसे पहले आपको एक ही ऑप्शन मिल रही, वो है डी। ठीक है, बहुत अच्छी वाली गर्मी हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। समस्या उत्पन्न करना, तथ्यों की खोज करना और परिकल्पना का निर्माण करना। बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 है, निम्नलिखित में से समूह संपर्क की विधि है। ए है कार्यशाला, बी है वार्ता, सी है फोरम, डी है उपयुक्त तो सभी। आप जब एक्सटेंशन की प्लेलिस्ट पर जाओगे, हमारे चैनल पर जाएंगे, विजिट करोगे आप, तो प्लेलिस्ट दिखेगी। एक्सटेंशन पर जाना, आपको ये कार्यशाला, वार्तालाप क्या है, फोरम क्या है, एक एक क्वेश्चन मैंने कराया, मतलब पूरी टॉपिक वाइज प्लेलिस्ट पड़ी हुई है। कुछ टॉपिक रह गए हैं इसमें, लेकिन वही बात है, एक्सटेंशन में क्वेश्चन वही रिपीटेड आ रहे हैं। तो जो रह गए हैं वो भी मैं करा दूंगी किसी दिन मैराथन वगैरह में। बकाया लगभग जो मेन टॉपिक है वो कंप्लीट है। ओके, तो यहाँ पर जो है ऑप्शन जो सही होगा वो होगा डी ऑप्शन बिल्कुल। ठीक है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन 54 है, एक खंभे पर आधारित किचन को कहते हैं तैयार किचन, आइसलैंड किचन, पृथक इकाई किचन, स्टार आकृति किचन। तो यहाँ पर जो एक खंभे पर आधारित किचन है वो क्या कहलाती है? क्या एक बार आप लोग कमेंट करेंगे? मैं चाहती हूँ आप लोग कमेंट करें, मैं देखना चाहती हूँ आप लोगों को कितना पता है। थोड़ा मेरा गला भी गड़बड़ करने लगा है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपका होगा वो होगा कौन सा? बी ऑप्शन सही होगा। आइसलैंड किचन जो होती है एक खंभे पर आधारित किचन को कहा जाता है। यू आकार का किचन जो है सर्वश्रेष्ठ किचन माना जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। यू आकार का किचन जो है सर्वश्रेष्ठ किचन माना जाता है। ओके, बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 55, किसके अनुसार संप्रेषण हर उस वस्तु को कहते हैं जो कि उस संदेश का अर्थ व्यक्त करती है जिसे एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाया जाता है। हम सभी जानते हैं जो हम संप्रेषण का कार्य करते हैं या कम्युनिकेशन का जो हम काम करते हैं उसमें दो लोगों का होना अनिवार्य होता है। एक होता है सुनने वाला और एक होता है कहने वाला। ठीक है ना? तो हम जब भी संप्रेषण करते हैं तो क्या है, वो कोई ना कोई अर्थ को हमेशा व्यक्त करती है। बिना अर्थ के कोई भी हम संप्रेषण नहीं करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वही बात है कि एक संदेश को क्या होता है दूसरे व्यक्ति तक पहुँचाया जाता है। तो ये कथन किसका है? क्या ब्रूकर का है, हार्टमैन का है, एडगर डेल का है या मिलर का है? तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा क्या होगा? वो होगा ए ऑप्शन, ब्रूकर। भाई एडगर डेल ने क्या दिया था? अनुभव का शंकु दिया था, कोन ऑफ एक्सपीरियंस। ठीक है, अनुभव का शंकु। ठीक है, अनुभव का शंकु दिया था इन्होंने। ओके, शंकु दिया था। तो ये भी आपको एक पता होना चाहिए, काफ़ी बार पूछा भी गया है इसके विषय में। क्वेश्चन नंबर 56, श्री अविनाश लिंगम महिला गृह विज्ञान महाविद्यालय स्थित है। ए है कोयम्बटूर में, बी है गांधीनगर में, सी है मैसूर में और डी है भोपाल में। तो भाई ये क्वेश्चन याद करने वाला है और लेकिन ईजी है। क्यों है? क्योंकि अविनाश लिंगम इस टाइप के शब्द जो होते हैं आपको कहाँ मिलते हैं? तमिलनाडु की तरफ चले जाएं आपको, मतलब इस जो साउथ के एरिया है इस तरीके के नाम आपको देखने को मिलते हैं। तो ए है कोयम्बटूर, हालांकि मैसूर भी आपका उसी साइड में पड़ता है, लेकिन तब भी कोयम्बटूर देखकर ये लग रहा है कि ये आंसर होगा। ठीक है, तो ये जो महाविद्यालय कहाँ है? कोयम्बटूर में है। क्वेश्चन नंबर 57, समूह शिक्षण का विकास किया गया। ए है जे फ्रीमैन द्वारा, बी है BF स्किनर द्वारा, सी है कार्लो ओलिशन द्वारा या डी है MB बुच द्वारा। तो जो समूह शिक्षण के विकास की हम बात करेंगे तो ये किसके द्वारा किया गया? देखो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये इन्हें याद कर लेना। ठीक है, उत्तराखंड में मतलब एक ही चीज़ मुझे स्पेशल दिखी, वो थी इस तरीके की जो कह सकते हैं हम एजुकेशन के प्रश्न या साइकोलॉजी के प्रश्न कह सकते हैं, ये ज़्यादा पूछे गए हैं। ठीक है, खासतौर से ये प्रश्न एजुकेशन के हैं। ठीक है, तो ये चीज़ इसमें विशेष है कि होम साइंस में आपसे एजुकेशन काफ़ी हद तक पूछा गया है। तो समूह शिक्षण का विकास जे फ्रीमैन ने किया है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 58 है, क्रियात्मक अनुसंधान का प्रथम पद क्या है? ये बताना है। क्या है? क्रियात्मक परिकल्पना का निर्माण करना, बी है समस्या को पहचानना, सी है समस्या की संभावित कारणों का विश्लेषण करना, डी है समस्या का सीमांकन करना। एक प्रश्न आपसे और पूछा जाता है कि समस्या का तत्काल पता लगाने के लिए कौन सी रिसर्च करते हैं? तो वो हम क्रियात्मक अनुसंधान, एक्शन रिसर्च, जो कि यही वाला है, आंसर सही होता है, करते हैं। खासतौर से जब हम स्कूल वगैरह में पढ़ाते हैं और बच्चों की प्रोग्रेस वगैरह गिरती है, कुछ होता है, तो हम इससे जल्दी से मतलब
उस समय हम इसको ज़्यादा प्रयोग करते हैं कि भाई एकदम से बच्चों का जो है रिजल्ट कैसे गिरा, तो हम क्रियात्मक अनुसंधान वहाँ पर भी करते हैं। तो यहाँ पर जो पूछा जा रहा है प्रथम पद कौन सा है, तो वो कौन सा होगा भाई, सारे देख लिए आपने, बी ऑप्शन सही होगा। समस्या को पहचाना, देखो सबसे पहले हम हर क्षेत्र में अगर समस्या दी है तो समस्या को ही पहचानने की कोशिश करते हैं कि भाई समस्या क्या है। अब आपको समस्या मिल गई तो फिर उसके संभावित कारण क्या है, ठीक है। बहुत शोर आता है कभी कभी। क्वेश्चन नंबर 59 है, अधिगम का वक्र ग्राफ द्वारा प्रकट करता है। शोर ना, इसके लिए मैं सबसे टॉप पर आकर वीडियो रिकॉर्ड करती हूँ और ऐसा रूम है जिसमें इतनी ज़्यादा गर्मी होती है क्योंकि रूम बंद रहता है, तो बाहर का शोर ना आए इसलिए मैं इतने टॉप पर आकर वीडियो रिकॉर्ड करती हूँ। उसके बावजूद भी रोड से साउंड, मैं बिल्कुल ऑन रोड मेरा घर है, ठीक है, और वो भी ऐसी जगह पर जो रोड हमेशा चलता है, चौराहे पर मेरा घर है, तो मुझे बहुत संभल के वीडियो बनानी होती है। मैंने माइक भी मंगाया लेकिन मेरे फ़ोन से माइक कनेक्ट ही नहीं हो रहा है, पैसे भी चले गए और माइक भी कनेक्ट नहीं हुआ। तो मैं सोच रही हूँ जल्दी जल्दी सब कुछ अच्छा सा हो तो मैं फ़ोन चेंज करूँ, तब जाके कहीं माइक वगैरह हो सकता है कनेक्ट हो जाए। तो क्वेश्चन नंबर 59 है, अधिगम का वक्र ग्राफ द्वारा प्रकट करता है। ए है अधिगम की उन्नति एवं गति को, बी है धारण स्मृति की गति को, सी है भूलने की गति को, या डी है उपयुक्त तो सभी। देखो अधिगम का जो वक्र होता है, जो ग्राफ होते हैं, आप जानते हो कोई भी ग्राफ है, ओके, तो वो आप जानते हो ग्राफ कई तरीके से चलते हैं भाई, कहाँ एकदम जैसे कि क्या हुआ, मतलब सीधा जा रहा है बहुत, मतलब प्रोग्रेस हो रही है, लेकिन एकदम क्या हुआ, गिर गया, ठीक है, या धीरे धीरे गिरा। तो हम क्या करते हैं, रीज़न ढूंढते हैं भाई ये ग्राफ गिरा क्यों, ठीक है, फिर हम उस पर सुधार करते हैं, फिर ग्राफ ऊपर जाता है। तो जो ग्राफ होते हैं वो गिरते भी हैं भाई, अच्छा प्रोग्रेस होगा तो क्या है, ऊपर जाएगा, प्रोग्रेस कम होगी तो नीचे जाएगा। अब प्रोग्रेस कम क्यों होगी भाई, हो सकता है धारण करने की स्मृति की गति कम हो, अधिगम नहीं कर रहा हो बच्चा, सीख ही नहीं रहा हो, ठीक है, या फिर भूल जा रहा हो, कोई भी रीज़न हो सकता है। तो हमेशा आप ध्यान रखो, जब अधिगम के ग्राफ की बात होगी तो भाई वो अधिगम की उन्नति एवं गति को भी प्रकट करेगा और धारण और स्मृति की गति को भी करेगा और भूलने की गति को भी वो बताएगा। तो डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। कोई भी वक्र स्थिर नहीं रहता है, कभी ऊपर उठता है, कभी गिरता है, कभी मतलब क्या होता है, मतलब औसत रहता है कि हाँ एवरेज में भी होता है। तो क्वेश्चन नंबर 60 है, निम्न में से शुष्क धुलाई प्रतिकर्मक है। ए है क्लोरीन, बी है प्रोटीन, सी है टालुइन और डी है बेंजीन, ठीक है। तो इससे संबंधित हमने कल ही प्रश्न आपको किए थे, काफ़ी एक्सप्लेन भी किया था, तो अगर आप देखना चाहो तो कल की वीडियो देख सकते हो। यहाँ पर हम राइट आंसर बता दे रहे हैं, शुष्क धुलाई जो प्रतिकर्मक है वो क्या है, बेंजीन है, ठीक है। बेंजीन क्या है, एक शुष्क धुलाई प्रतिकर्मक है। क्वेश्चन नंबर बात करेंगे हम किसकी, 61 की। मनोविज्ञान में व्यक्ति के किसी अन्य व्यक्ति के जैसा अपने आप को प्रदर्शित करना कौन सी रक्षा युक्ति के अंतर्गत आता है। कोई भी व्यक्ति है वो अपने आप को कैसा, दूसरे व्यक्ति के समान प्रदर्शित कर रहा है, तो इनमें से जो युक्तियाँ दी हैं इनमें से कौन सी सही होगी ये आपको बताना है। ए है प्रक्षेपण, बी है तादात्मीकरण, सी है प्रतिगमन या डी है प्रतिक्रिया निर्माण। तो भाई अपने आप को क्या दूसरे के जैसे प्रकट कर रहा है, तो तादात्मीकरण यहाँ पर आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 62 है, प्रथम बाल गृह की स्थापना कब और कहाँ की गई। ये है ऑस्ट्रेलिया, देखो ये याद करने वाला प्रश्न है, ये ऑस्ट्रेलिया 1725 ईस्वी में, बी है जापान 1750 ईस्वी में, सी है इंग्लैंड 1870 ईस्वी में, डी है न्यूयॉर्क 1887 ईस्वी में। तो प्रथम बाल गृह की स्थापना कब और कहाँ की गई, तो बात करेंगे हम ए ऑप्शन के, ऑस्ट्रेलिया में की गई थी। 1725 ईस्वी का समय था जब प्रथम बाल गृह यहाँ पर स्थापित किया गया, ठीक है। पढ़ते हैं आगे, यहाँ पर सही कर लीजिएगा, ए ऑप्शन सही है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में, ओके, ऑस्ट्रेलिया सही होगा, यहाँ पे धोखे में डी ऑप्शन हो गया है। क्वेश्चन नंबर 63 है, व्यक्तिगत परीक्षण का प्रकार है। ए है आर्मी बीटा परीक्षण, बी है क्यूलमैन एंडरसन बुद्धि परीक्षण, सी है आर्मी अल्फा परीक्षण या डी है बैचलर वैल्यू परीक्षण। तो व्यक्तिगत परीक्षण का प्रकार आपको बताना है क्या है, तो यहाँ पर होगा कौन सा, बैचलर वैल्यू परीक्षण जो है व्यक्तिगत है, ठीक है, व्यक्तिगत है। व्यक्तिगत परीक्षण का ये उदाहरण है कौन सा, बैचलर वैल्यू परीक्षण। क्वेश्चन नंबर 64 की बात करेंगे, किसी परीक्षण में प्रश्नों की संख्या बढ़ा देने से ए ऑप्शन है विश्वसनीयता बढ़ जाएगी, बी है वैधता बढ़ जाती है, सी है विश्वसनीयता घट जाती है या डी है वैधता घट जाती है। तो क्या आंसर होगा भाई,
यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो आपका होगा कौन सा, ए ऑप्शन। विश्वसनीयता बढ़ जाती है, किसी भी परीक्षण में जब हम प्रश्नों की संख्या बढ़ा देते हैं तो विश्वसनीयता बढ़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 65 है, साधारण बुना हुआ वस्त्र जिसकी चौड़ाई 140 सेमी होती है कहलाता है कैम्ब्रिक, मिश्रित वस्त्र, पुनर्वलित वस्त्र या कैलिको। तो भाई साधारण कोई बुना हुआ वस्त्र है, चौड़ाई कितनी, कभी कभी 120 से 140 दी होती है, कभी कभी 140 मिल जाती है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही है, कैलिको। ठीक है, कैलिको क्या है, एक साधारण बुना हुआ कपड़ा है जिसकी चौड़ाई 140 सेंटीमीटर होती है। क्वेश्चन नंबर 66 है, एल स्क्वायर प्रयुक्त होता है, ए है पैटर्न बनाने के लिए, बी है ड्राफ्टिंग के लिए, सी है बुनाई के लिए, डी है सिलाई के लिए। ठीक है, तो एल स्क्वायर एक स्केल का प्रकार है जिसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं, जब हम कपड़े की ड्राफ्टिंग करते हैं तब करते हैं। ठीक है, एल स्क्वायर, ठीक है, एक तरीके का मापक यंत्र कह सकते हो या फिर फीता है या स्केल की तरह फिलहाल ये होता है। क्वेश्चन नंबर 67, निम्न में से क्या कोमल आहार नहीं है, ए है पुडिंग, बी है खिचड़ी, सी है सूप या डी है खीर। तो यहाँ पर कौन सा कोमल आहार नहीं है ये बताना है, तो जो सूप है वो कैसा है, कोमल आहार नहीं है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। 68 क्वेश्चन है, शुद्ध दूध का सापेक्षिक घनत्व कितना होता है, 1.0300 से 1.0430 तक। बी ऑप्शन देख लीजिएगा, 1.003 से 1.040 तक, या सी है 1.030 से 1.034 तक, या डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ जो हमारा राइट आंसर होगा वो क्या होगा, वो होगा 1.030 से 1.034 तक। ठीक है, सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। अच्छा, दूध के विषय में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जैसे कि अभी मान लीजिए गर्मी का मौसम है, ठीक है, और गर्मी के ठंड भी है, ठंडों में यह है कि कुछ समय तक ज़्यादा चल जाएगा, लेकिन गर्मियों में क्या है, अगर आप थोड़ी भी देर कच्चा दूध रख देते हो वो जल्दी ख़राब हो जाता है। तो ख़राब ना हो इसलिए हम क्या करते हैं, पाश्चुरीकरण का कार्य करते हैं, पाश्चुरीकरण का कार्य करते हैं। ठीक है, पाश्चुराइजेशन में होता क्या है, पाश्चुराइजेशन में होता ये है कि जो लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया दूध में उपस्थित होता है वो क्या होता है, निष्क्रिय हो जाता है। ठीक है, पाश्चुराइजेशन में करते क्या हैं ये ध्यान रखिएगा। पाश्चुराइजेशन में हम क्या करते हैं, पाश्चुराइजेशन में जब हम लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया है उसे बचाने के लिए हम पाश्चुराइजेशन करते हैं, और इसमें हम ताप का यूज़ करते हैं कितना, 62.8 डिग्री सेल्सियस पर लगभग कितना 30 मिनट तक, लगभग कितना 30 मिनट तक का यूज़ करते हैं, या फिर क्या करते हैं, या फिर 71 डिग्री सेल्सियस ताप पर 15 सेकेंड तक। ठीक है, 15 सेकेंड तक, तो दोनों का याद रखिएगा, दोनों मतलब इन दोनों ताप का प्रयोग किया जाता है। 62.8 डिग्री सेल्सियस का प्रयोग करते हैं, और जब हम बात करते हैं 71 डिग्री सेल्सियस की तो हम 15 सेकेंड तक इसको गर्म करते हैं। ठीक है, इतना आप याद रखिएगा। ओके, इसका तो मैंने आपको बता दिया कि कितना 62.8 डिग्री सेल्सियस या फिर 71 डिग्री सेल्सियस, इतना तो मैंने बता दिया आपको। लेकिन आपको बताना है यहाँ पर किसका, स्टेरिलाइजेशन का तापमान आपको बताना है। ठीक है, स्टेरिलाइजेशन कितने तापमान पे की जाती है ये आपको बताना है, दूध का स्टेरिलाइजेशन कितने तापमान पे किया जाता है ये आपको बताना है। ठीक है, तो दूध में क्या होता है, जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है वो लैक्टोज शर्करा को लैक्टिक अम्ल में ना बदल दे, इसलिए हम क्या करते हैं, उसको पाश्चुराइजेशन या फिर स्टेरिलाइजेशन का प्रोसेस करते हैं, जिससे दूध क्या है लंबे समय तक सेफ रहता है। ओके, तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही था। ठीक है, सी ऑप्शन सही था। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 69, किस योजना में स्कूल को बाल गृह समझा गया, ए है बेनेटिका योजना, बी है ठेका योजना, सी है मॉरिशन योजना, डी है डॉल्टन योजना। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा कौन सा, डॉल्टन योजना। डॉल्टन योजना में स्कूल को बाल गृह समझा गया। ओके, बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 70, पन्ना हजारे साड़ियाँ प्रसिद्ध है, ढाका की, राजस्थान की, गुजरात की, लखनऊ की। तो जो पन्ना हजारे साड़ियाँ हैं वो इसके हिसाब से ढाका माना गया है, लेकिन मुझे याद है मैंने गुजरात में पटोला जो साड़ी होती हैं उसी के अंदर पन्ना हजारे को भी पढ़ा है। ठीक है, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है। ठीक है, लेकिन मैं इसको आपको क्लियर कर दूंगी, क्योंकि पन्ना हजारे साड़ी मुझे ये लग रहा है पटोला में ही इसका एक प्रकार है, एक कढ़ाई का तरीका है, मतलब प्रिंटिंग का तरीका है जिसे हम पन्ना हजारे कहते हैं।
तो इस चीज़ को मैं क्लियर करके बताऊंगी। यहाँ पर ढाका ही दिया हुआ है। राजस्थान की बांधनी है, गुजरात की पटोला है, लखनऊ की चिकनकारी है, ये आपको पता ही होगा। क्वेश्चन नंबर 71 है, रोलर पेंटिंग का आविष्कार किया था? ए है विलियम हेनरी पार्किन ने, बी है सीलिंग ची ने, सी है जोसेफ मेरी जैकार्ड ने, डी है थॉमस बेल्स ने। तो बात करेंगे यहाँ पर रोलर प्रिंटिंग के आविष्कार की, उससे पहले हम बात कर लेते हैं विलियम हेनरी पार्किन क्या है। ये जो सिंथेटिक कलर आप जानते हो, सिंथेटिक कलर जो आप यूज़ करते हो, उनके खोजकर्ता हैं विलियम हेनरी पार्किन। सीलिंग चिंग क्या है? रेशम की मतलब चीन की एक रानी थी, ओके, तो जिन्होंने रेशम की खोज की, ओके। जोसेफ मेरी जैकार्ड ने क्या? करघे की खोज की, लूम करघा जो बोलते हैं हम लोग, उसकी खोज की, और जैकार्ड करघा आपने पढ़ा होगा, ओके। थॉमस वेल्स, यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। जो थॉमस वेल्स हैं, इन्होंने ही रोलर पेंटिंग का आविष्कार किया। क्वेश्चन नंबर 72 है, व्यक्तित्व मापन उपकरण 16 PF प्रश्नावली का निर्माण किसके द्वारा किया गया? ए है CH जुंग द्वारा, बी है सिगमंड फ्राइड द्वारा, सी है हेनरी एफ मोरे द्वारा, या फिर डी है रेमंड बर्नार्ड कैटल द्वारा। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर है वो होगा डी ऑप्शन, रेमंड बर्नार्ड कैटल द्वारा जो है आपका क्या 16 PF प्रश्नावली का निर्माण किया गया। सिगमंड फ्राइड द्वारा क्या है, जो मनोविश्लेषण सिद्धांत है वो दिया गया, मनोविश्लेषण सिद्धांत द्वारा विश्लेषण सिद्धांत दिया गया है, ठीक है, सिगमंड फ्राइड द्वारा, ओके। CS जुंग ने क्या दिया, ये आप कमेंट करके बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 73, बॉडी मास इंडेक्स BMI क्या है ये बताना है, मतलब उसका एक तरीके से सूत्र बताना है। और जो आपको ये 2 लिखा हुआ दिख रहा है ना, जैसे मान लो ये भार लिखा है, भार पे 2 कहाँ आएगा? ये स्क्वायर रूप में आएगा, स्क्वायर जैसे स्क्वायर होता है उस तरीके से आएगा। मुझे ये टाइपिंग में इसमें आता नहीं था सेटिंग, इसलिए मुझे नहीं पता, लेकिन मैं यहाँ भार जो के ऊपर 2 आएगा, ठीक है। जहाँ पर भी 2 लिखा है वो याद रखना ऊपर आएगा, स्क्वायर में आएगा, ठीक है। तो बॉडी मास इंडेक्स BMI का मतलब क्या है, मतलब उसका सूत्र बताना है। शरीर का भार स्क्वायर 2 ग्राम में, शरीर की लंबाई सेंटीमीटर में। बी है शरीर का भार ग्राम में, शरीर की लंबाई स्क्वायर 2 मीटर में। सी है शरीर का भार किलोग्राम में, शरीर की लंबाई मीटर में। डी है शरीर का भार किलोग्राम में, शरीर की लंबाई मीटर में। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा भाई? यहाँ पर भी हमारा सी ऑप्शन आई होप सही होगा, शरीर का भार किलोग्राम में और शरीर की लंबाई स्क्वायर मीटर में, ठीक है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 74 है, अर्जित अभिप्रेरकों के अंतर्गत आते हैं? ए है सहयोग और प्रतिस्पर्धा, बी है आत्मरक्षण, सी है भूख और प्यास, डी है क्रोध और भय। तो जो अर्जित अभिप्रेरक होते हैं इसके अंतर्गत क्या आते हैं भाई? अर्जित हम क्या करते हैं? सहयोग और प्रतिस्पर्धा हम अर्जित करते हैं भाई, पैदा होते हैं तो हमें प्रतिस्पर्धा नहीं होती हमारे अंदर, ना सहयोग होता। भाई कोई बच्चा रोने में प्रतिस्पर्धा करता है? छोटे बच्चे पैदा होते हैं कि भाई बराबर जो रूम है उसमें कोई बच्चा पैदा हुआ है, वो रो रहा है तो वो कहेगा मैं उससे तेज रोऊंगा, ऐसा तो नहीं है ना। तो प्रतिस्पर्धा और जो सहयोग है वो क्या है? अर्जित की जाती है। बकाया भूख और प्यास हम लोग क्या करते हैं, मतलब जन्मजात है, हम पैदा होते ही रोते हैं। क्यों भाई? दूध चाहिए होता है, ऑक्सीजन लेनी होती, कुछ ना कुछ रीजन होता है जो हम रोते हैं, ठीक है। तो क्रोध और भय ये भी कहते हैं, मतलब वैसे क्रोध और भय तो दोनों में ही आ जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये जन्मजात माने जाते हैं। तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 है, वस्त्र पर लगे नेल पॉलिश के धब्बों को छुड़ाया जा सकता है? ए है अल्कोहल की सहायता से, बी है स्प्रिट की सहायता से, सी है जेबल वाटर की सहायता से, डी है एसीटोन की सहायता से। देखो कल जब हमने आपको प्रैक्टिस कराया था तब भी उसमें मिला इसका दाग धब्बों का प्रश्न था, याद करिएगा। और हम इस समय भी जो करा रहे हैं उसमें भी है, और जबकि ये एक ही ईयर का पेपर है, ऐसा भी नहीं अलग अलग पेपर है, ठीक है। तो आप दाग धब्बों का जरूर, जो भी उत्तराखंड एल्टीग्रेड देने जा रहे हो वो दाग धब्बे वाला लेसन जरूर अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ओके। यहाँ पर डी ऑप्शन सही होगा, मतलब इससे क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए हैं आपसे। तो ये देखते चलिए कि कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, उन चीज़ों को पढ़ते चलिए। तो क्लास कैसी लगी बताना ना भूलिएगा, अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं ऐसी ही वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।